गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एलिफेंट डेथ्स ऑन रेलवे ट्रैक्स। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंटर ने लगभग 77 रेलवे स्ट्रेचेस आइडेंटिफाई किए हैं 14 स्टेट्स में अर्जेंट मिटिगेशन के लिए। जब हमें देखने को मिला है कि 2009 से लेकर अभी तक 186 एलिफेंट्स जो हैं इन रेलवे ट्रैक्स पर मारे गए हैं। तो ये 186 एलिफेंट्स जो हैं ट्रेन कोलिजन्स में जो है वो मारे गए हैं पिछले 2009 से लेकर अभी तक के। अगर हम डेटा देखें तो इसकी वजह से जो है 77 रेलवे स्ट्रेचेस को जो है वो मैप किया गया है। तो एक ग्रोइंग रिकग्निशन है इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस की कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये स्टडी जो है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर कंडक्ट की। 77 स्ट्रेचेस को आइडेंटिफाई किया गया इमीडिएट इंटरवेंशन के लिए। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिस्टमैटिक असेसमेंट है रेलवे वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जोन्स की। एक्सपर्ट्स ने इवैल्यूएट किया रिस्क लेवल्स को बेस्ड ऑन ट्रैक एलिवेशन, वेजिटेशन कवर, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज सिस्टम्स। तो लगभग 705 स्ट्रक्चर्स को प्रपोज किया गया है कि वाइल्ड लाइफ मोर्टेलिटी को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, जैसे रैम्प्स बनाना, लेवल क्रॉसिंग्स बनाना, ब्रिज एक्सटेंशंस देना, अंडर पासेज, ओवर पासेज, एग्जिट रैम्प्स। तो इन मिटिगेशन स्ट्रक्चर्स के थ्रू या तो एलिफेंट्स को सेफली क्रॉस करने के लिए अलाउ किया जाएगा या उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा हाई रिस्क ट्रैक्स की तरफ से। तो स्टेट्स जहाँ पर हाइयर पॉपुलेशन है एलिफेंट्स की, जैसे असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उनको प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है। 2017 के एलिफेंट सेंसस के हिसाब से कर्नाटका में सबसे ज़्यादा वाइल्ड एलिफेंट्स थे। ठीक है, अभी जो एक्सरसाइज की जा रही है इससे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है, स्केल अप किया जा रहा है एफर्ट्स को एक नेशनली कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क में। और इवन रेलवे पर्सोनल जो एलिफेंट इकोलॉजी के रेलवे पर्सोनल जो है उनको एलिफेंट इकोलॉजी के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन रेलवेज़ ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, खासकर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में डिप्लॉय करना। लगभग 208 करोड़ रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें लगाई जा रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आर्मी टू डिप्लॉय ड्रोन्स एट बटालियन लेवल। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी प्लान कर रही है एक मेजर ऑर्गेनाइजेशनल ओवरहॉल जिसमें वो इंटीग्रेट करेगी यूएवीज़ और काउंटर यूएवी सिस्टम्स को बटालियन लेवल एसेट्स पे अक्रॉस मोस्ट यूनिट्स। तो इसमें लाइट कमांडो बटालियंस बनाई जाएंगी, इंटीग्रेटेड ब्रिगेड्स बनाई जाएंगी, स्पेशलाइज्ड आर्टिलरी रेजिमेंट्स और बैटरीज बनाई जाएंगी। तो इंडिया की मिलिट्री डॉक्ट्रिन जो है वो अभी तक जो है वो ड्रोन वॉरफेयर के जो है वो सेंटर्ड हो रही है। और इसमें डोमेस्टिक R&D इन्वेस्टमेंट्स और प्रोएक्टिव पॉलिसी रिफॉर्म्स भी जो है वो पावर्ड है। ठीक है, तो 2021 से बैन है इंपोर्टेड ड्रोन्स पर लॉन्च किया गया है PLI स्कीम को। इससे जो इंडिजिनस ड्रोन इनोवेशन जो है वो एक्सेलरेट हुई है। लेकिन फ्यूचर जो है वो ऑटोनोमस ड्रोन्स जो AI ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करेंगे उन पर लाई करता है। तो फोकस रख रही है इंडियन जो है आर्म्ड फोर्सेस UAVs और काउंटर UAV सिस्टम्स पर, जो कि स्टैंडर्ड वेपन सिस्टम्स बनेंगे बटालियन लेवल पर अक्रॉस इन्फेंट्री, आर्मर्ड एंड आर्टिलरी यूनिट्स। ये न्यू स्ट्रक्चर जो हैं ये डेडिकेटेड UAV ऑपरेटिंग टीम्स जो है क्रिएट करेंगे विद इन ईच यूनिट, इंश्योर करेंगे फोकस ट्रेनिंग रहेगी, डिप्लॉयमेंट रहे। इन्फेंट्री बटालियंस जो है वो सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं जो हैं प्लेटून और कंपनी लेवल्स पर इनकॉर्पोरेट करेंगे। की ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इनकॉर्पोरेट किया जाए ड्रोन्स को और नेक्स्ट जनरेशन इक्विपमेंट को एज अ स्टैंडर्ड इशूड आइटम फॉर कॉम्बैट आर्म्स। भैरव लाइट कमांडो बटालियंस बनाने का भी प्लान है 30, जिसमें हर जो है वो बटालियन में 250 स्पेशली ट्रेंड सोल्जर्स होंगे। इनके मिशन स्पेसिफिक रोल्स होंगे और इनको वेरियस कमांड्स के अंदर डिप्लॉय किया जाएगा ताकि रैपिड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ एनहांस हो। आर्मी रिस्ट्रक्चर करेगी एग्जिस्टिंग ब्रिगेड्स को रुद्रा ब्रिगेड्स में, जो कि इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस करने के लिए कैपेबल होंगे अक्रॉस डाइवर्स टेरेन्स। 2 एक्सपेंडेड गन बैटरीज की एस्टैब्लिशमेंट भी की जा रही है और एक 3rd ड्रोन बैटरी जो है सर्वेलेंस और कॉम्बैट ड्रोन्स के लिए भी जो है वो इक्विप होगी। न्यू दिव्यास्त्रा आर्टिलरी बैटरीज जो है वो फॉर्म की जा रही हैं, जिसमें लॉन्ग रेंज गन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ और एरिया डिफेंस के लिए जो है वो इंटीग्रेट होंगे। तो आर्मी एविएशन कॉप्स को भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है एडिशनल UAVs के साथ। ऐसे ही कॉप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स भी जो है एनहेंस करेंगे अपने ड्रोन रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को एट कॉप्स जोन वर्कशॉप्स। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साबलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट।
ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है उसने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पर डाल दिया है और अब वो एक रिवाइव कर रहा है लॉन्ग स्टॉल्ड सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चेनाब रिवर पर। तो सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है 2185 मेगावाट रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है प्रपोज किया गया है चेनाब रिवर पर, रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में। लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है यूनियन टेरिटरी का। इसको फर्स्ट कंसेप्चुलाइज किया गया है 1980s में। 5 मीटर रोलर कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है और लगभग 7000 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली प्रोड्यूस करेगा और ये JNK को एक पावर सरप्लस रीजन में भी टर्न कर सकता है। ठीक है, तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी? तो ये जो है 1960 में साइन की गई है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। वर्ल्ड बैंक मीडिएटर था और वाटर यूसेज राइट्स जो है 6 रिवर्स पर इसमें आउटलाइन किया गया है। ईस्टर्न रिवर्स में जो है वो उनको एलोकेट की गई हैं इंडिया के एक्सक्लूसिव और अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए। जो वेस्टर्न रिवर्स हैं प्राइमरली पाकिस्तान को एलोकेट की गई हैं, लेकिन इंडिया को नॉन कंजम्पटिव यूज़ के लिए इसको अलाउ किया गया है। लेकिन फिर भी ये ट्रीटी जो है पाकिस्तान को 70% ऑफ द वाटर्स देती है, इंडिया को सिर्फ 30% ऑफ वाटर्स देती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉल्यूसिव लिटिगेशन। टॉपिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया है कॉल्यूसिव लिटिगेशंस का ऑफिशियल्स ऑफ बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी का के द्वारा। तो कॉल्यूसिव लिटिगेशन क्या होता है? एक ऐसा लॉ सूट जहाँ पर जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो जेन्युइनली एडवर्सरियल नहीं है, मतलब दुश्मन नहीं है, और वो रादर कॉपरेट कर रही हैं कि वो एक ऐसा आउटकम लें जुडिशरी के एक्शन से जिससे कि एक लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज हो सके। तो ये इसमें बेसिकली कॉपरेशन है पीछे से पार्टीज़ की, लेकिन फिर भी वो जो है वो कोर्ट में आए हैं क्योंकि उनका एक कॉमन गोल है, इंटरेस्ट है एक आउटकम में। तो ये अब्यूज़ किया जाता है कई बार इसमें। ठीक है, पार्टीज़ जो है कोल्यूड कर लेती हैं ताकि जुडिशल प्रोसेस को मैनिपुलेट करें और एक आउटकम ऐसा अचीव करें जो अदरवाइज़ किसी और मीन्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो है कॉल्यूसिव सूट्स का यूज़ किया जाता है नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस को सर्कमवेंट करने के लिए। हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है कि वो अगर उनको ऐसा लगे कि कॉल्यूसिव है कोई केस, तो उसको वो जो है वो उसमें इंटरवेन कर सके आर्टिकल 227 के अंडर। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इक्रिसैट्स AI बेस्ड एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इक्रिसैट और ICAR ने मिलकर AI बेस्ड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक एग्रोमेट्स एडवाइजरी सर्विसेज जो है वो लॉन्च की है फार्मिंग को बूस्ट करने के लिए। तो ये एक न्यू इनिशिएटिव है जो हार्नेस कर रहा है AI और मशीन लर्निंग को रियल टाइम पर्सनलाइज क्लाइमेट एडवाइजरी सर्विसेज फार्मर्स को देने के लिए। तो ये जो है इक्विप करेगा स्मॉल होल्डर फार्मर्स को विद हाइपर लोकल एक्शनेबल वेदर एंड क्लाइमेट इंसाइट्स। ये इनिशिएटिव प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को विद टाइमली एक्शनेबल रिकमेंडेशंस क्रिटिकल डिसीजंस के लिए, जैसे सोइंग, इरिगेशन, पेस्ट मैनेजमेंट। ये एडवाइजरीज जो है वो डिलीवर होंगी यूज़र फ्रेंडली डिजिटल चैनल्स के थ्रू और ये प्रोजेक्ट सपोर्टेड होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मानसून मिशन 3 के थ्रू और प्रोजेक्ट जो है वो फर्स्ट इम्प्लीमेंट होगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एल सल्वाडोर। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एल सल्वाडोर की रूलिंग पार्टी ने एक बिल पास किया है जिससे प्रेसिडेंशियल री इलेक्शन इनडेफिनेट हो सकेगा। एल सल्वाडोर एक स्मॉल माउंटेनियस सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, बॉर्डर्ड बाय हॉन्डुरस है, ग्वाटेमाला है और पैसिफिक ओशन पड़ता है साउथ में। अकेली ऐसी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसका कोई कोस्ट नहीं है कैरेबियन पर। मिक्स है ये माउंटेन्स, वैलीज और वॉल्केनिक प्लेट्यू से। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं CISF। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 58,000 एडिशनल पर्सोनल जो है वो CISF के लिए अप्रूव कर दिए हैं रिक्रूटमेंट। तो CISF जो है वो एक CAPF है इंडिया में, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, 1969 से फंक्शन कर रही है थ्रू CISF एक्ट। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी कवर देती है ये कुछ सेंसिटिव पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, जो कि इसका ओरिजिनल मिशन था, और इसको IPS ऑफिसर हेड करते हैं। फोर्स जो है वो 7 सेक्टर्स में डिवाइडेड है और एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला देती है ये इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को, जैसे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, स्पेस एस्टैब्लिशमेंट्स, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, पावर प्लांट्स एक्सेट्रा। मुंबई टेरर अटैक के बाद CISF को अलाउ कर दिया गया था कि वो सिक्योरिटी कवर इवन प्राइवेट कॉरपोरेट एस्टैब्लिशमेंट्स को भी दे सकें, ऑफ कोर्स, लेकिन इसमें वो जो है वो प्राइवेट से बिल लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सी ऑफ जापान। टॉपिक
इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना और रशिया ने जॉइंट नेवल ड्रिल्स शुरू कर दिए हैं सी ऑफ जापान में, जो कि एक मार्जिनल सी है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का। जापान से बाउंड है ये। सखैलिन जो कि रशिया का पार्ट है, और रशिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इसके वेस्ट में पड़ते हैं। ये सी लगभग ऑलमोस्ट एलिप्टिकल है और ये ईस्ट चाइना सी से कनेक्टेड है। रिलेटिवली वार्म वाटर्स हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से जो है माइल्ड क्लाइमेट रहता है जापान में, और कोई भी टाइड्स नहीं होती हैं यहाँ पर, क्योंकि ये लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट एनक्लोजर है इसका पैसिफिक ओशन से। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं HQ-16 मिसाइल। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस मिलिट्री ने पब्लिकली अनवील किया है एक मॉकअप चाइनीज़ HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का। HQ-16 मिसाइल सिस्टम क्या है? CHSA-16 कहता है इसको नेटो। एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, चाइना ने डेवलप किया है जिसे, और हेविली रिलायंट है ये रशिया के बुक मिसाइल फैमिली पर। HQ-16 जो है एक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है, इसमें 360 डिग्री कवरेज देता है, और ये चाइनीज़ डिज़ाइंड 6x6 हाई मोबिलिटी चैसेस पर जो है ये माउंटेड होता है, और 6 मिसाइल्स होते हैं इसमें हर लॉन्च व्हीकल में। 650 kg वेट है। मैक्सिमम इंटरसेप्शन रेंज इसकी एयरक्राफ्ट की 40 किलोमीटर्स है, और 3.5 to 12 किलोमीटर जो है क्रूज मिसाइल जो फायर होते हैं इसकी तरफ, उसके अगेंस्ट रेंज है इसकी। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is elephant deaths on railway tracks. This topic is important for your environment section. Center has identified 77 railway stretches across 14 states for urgent mitigation after 186 elephants were killed on railway tracks since 2009. So a recent government survey has revealed that 186 elephants were killed in train collisions between 2009 and 2024, and therefore Center has mapped 77 railway stretches across 14 states for urgent mitigation. This move reflects a growing recognition of the ecological consequences of infrastructure development in biodiversity-rich regions. So this study was conducted collaboratively between Ministry of Environment and Ministry of Railways, apart from, of course, the state forest departments. So from this, 77 stretches have been identified for immediate intervention. This survey marked a first of its kind systematic assessment of railway-wide conflict zones, railway wildlife conflict zones, and experts have evaluated risk levels based on track elevation, vegetation cover, existing infrastructure, and drainage systems. A total of 705 structures have been proposed to reduce wildlife mortality, and these structures would include ramps and level crossings, bridge extensions, underpasses, overpasses, exit ramps. They will either allow elephants to cross safely or they will be diverted away from high risk tracks. States with highest populations of elephant will be prioritized. And as per 2017 elephant census, Karnataka hosts the highest number of wild elephants. So this exercise is aimed to institutionalize and scale up efforts into a nationally coordinated framework. A notable innovation has been the training of railway personnel in elephant ecology at the Wildlife Institute of India. To supplement physical infrastructure, Indian Railways has also started installing artificial intelligence-based intrusion detection systems, especially in the Northeast Frontier Railway. The total investment for IDS implementation is estimated at 208 crore rupees. So the next topic is Army to deploy drones at battalion level. This topic is important for your security section. Indian Army is planning a major organizational overhaul which will integrate UAVs and counter UAV systems as standard battalion level assets across most units. The restructuring will also include the formation of light commando battalions, integrated brigades, and specialized artillery regiments and batteries. So India's military doctrine is increasingly centered around drone warfare, powered by domestic R&D advancements and proactive policy reforms. Since 2021, ban on imported drones and launch of PLI schemes have accelerated indigenous drone innovation. The future lies in autonomous drones with AI-driven decision making. So a key focus is the integration of UAVs and counter UAV systems as standard weapon systems at the battalion level across infantry, armored, and artillery units.
These new structure will create dedicated UAV operating teams within each unit, ensuring focused training and deployment. Infantry battalions will incorporate surveillance drones at platoon and company levels. Army is also planning to raise 30 light commando battalions called Bhairav, each comprising 250 specially trained soldiers. These units will have mission specific roles and they will be deployed under various commands to enhance rapid strike capabilities. To enhance battlefield autonomy, Army will restructure its existing brigades into Rudra brigades. They will be capable of independent operations across diverse terrains, tailored for both conventional and hybrid warfare scenarios. Artillery regiments will see the establishment of two expanded gun batteries and a third drone battery equipped with surveillance and combat drones. New Divyastra artillery batteries will be formed, integrating long range guns, loitering munitions, and anti drone systems for deep strike capabilities and area defense. Army Aviation Corps will be strengthened with additional UAVs, and Corps of Electronics and Mechanical Engineers will enhance its drone repair infrastructure at Corps zone workshops. So, next topic is Sabalkot Hydropower Project. This topic is important for your economy section. So, months after India has put the Indus Water Treaty on hold, it is now moving to revive a long stalled Sabalkot hydropower project on Chenab River. It is a 2185 megawatt run of the river hydroelectric plant proposed on Chenab River in Ramban district of Jammu Kashmir. It will be the largest hydroelectric project in Union Territory and one of the biggest in North India. The project was first conceptualized in 1980s. It will feature a 5-meter roller compacted concrete gravity dam. It is expected to generate over 7,000 million units of electricity annually. It has the potential to turn J&K into power surplus region. So what is Indus Water Treaty? It was signed in 1960 between India and Pakistan, with World Bank acting as a mediator. The treaty outlines water usage rights over 6 rivers. Eastern rivers, which are allocated for India's exclusive and unrestricted use. Western rivers, which are allocated primarily to Pakistan, but of course India is allowed non-consumptive use. Treaty gives Pakistan access to 70% of the water, while India retains about just 30% of it. So the next topic is collusive litigation. This topic is important for your polity section. Supreme Court has taken a suo moto cognizance of collusive litigations by officials of the Bengaluru Development Authority recently. So collusive litigation is defined as a lawsuit where the parties involved are not genuinely adversarial, but they rather cooperate to achieve a desired outcome or to challenge the constitutionality of a law. These suits often involve a degree of cooperation between the parties. So the parties may collude to manipulate the judicial process or achieve an outcome which might not be possible through other means. So basically, they are using judiciary as a means to circumvent the normal legislative process. In India, such collusive decrees can be set aside if the party challenging the decree is not a party to it and it can be proven as collusion or fraud. High Court has the authority to intervene in cases where a decree is found to be collusive. Okay. So the next topic is ICRISAT's AI-based agromet advisory service. This topic is important for your environment section. So ICRISAT and ICR have launched an AI-based context-specific agromet advisory service to boost farming. This new initiative will harness AI and machine learning to provide real-time personalized climate advisory services to farmers. It will equip small farmers with hyper-local actionable weather and climate insights, and they will be provided with timely actionable recommendations for critical decisions like sowing, irrigation, and pest management. These advisories will be delivered through user-friendly digital channels. The project is supported under the Government of India's Monsoon Mission 3. The project will first be implemented in Maharashtra. So the next topic is El Salvador. This topic is important for your international relations. El Salvador's ruling party has passed a bill which will allow indefinite presidential re-election. So this El Salvador is a small mountainous Central American nation which is bordered by Honduras. It is the only Central American nation without a coast on the Caribbean. The central region of El Salvador is characterized by a mix of mountains, valleys, and volcanic plateau. So the next topic is Central Industrial Security Force. This topic is important for your security section. Union Home Ministry has approved the recruitment of 58,000 additional personnel for the CISF, which is a CAPF in India. It is directly under the Home Ministry. It came into existence in 1969 through the CISF Act.
So the original charter of CISF was to provide integrated security cover to certain sensitive public sector undertakings. It is headed by an IPS officer with the rank of Director General. It is divided into seven sectors. CISF security umbrella includes India's most critical infrastructure facilities like nuclear installations, space establishments, airports, seaports, power plants, etc. After the Mumbai terror attack in 2008, mandate of CISF was also broadened to provide security cover to private corporate establishments. So the next topic is Sea of Japan. This topic is important for your international relations and environment section. China and Russia have begun joint naval drills in the Sea of Japan recently. So it's a marginal sea of the Western Pacific Ocean. It is bounded by Japan and Sakhalin of Russia, and by mainland Russia, North Korea, and South Korea to the west. This sea is almost elliptical. It is connected with the East China Sea. It has relatively warm waters, which have contributed greatly to the mild climate of Japan. Like the Mediterranean Sea, it has almost no tides due to its nearly complete enclosure from the Pacific Ocean. So the next topic is HQ-16 missile. This topic is important for your security section. US military has publicly unveiled a mock-up of Chinese HQ-16 surface-to-air missile system. HQ missile is known by its NATO designation CHSA-16. It's a medium-range surface-to-air missile system developed by China and based heavily on Russia's Buk missile family. HQ-16 features a vertical launch system, giving it 360-degree coverage. The missile system is mounted on a Chinese-designed 6x6 high mobility chassis. It weighs about 650 kg. The maximum interception range for aircraft is 40 kilometers, between 3.5 kilometers and 12 kilometers for cruise missiles, which are flying at 300 meters per second. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.